हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी की एस्टेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज देखते हैं कि आपकी एस्टेट की तैयारी कितनी और कैसी हुई है। आज हम लेकर आए हैं पियाजे थ्योरी से कुछ क्वेश्चन। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपको भी पता चल सके और हमें भी पता चले कि किस लेवल तक है जो स्टूडेंट की तैयारी है। तो चलिए करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह ज्ञान के सक्रिय निर्माण पर जोर देता है। ऑप्शन ए है रचनावाद, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद। तो राइट आंसर इज रचनावाद। यह सिद्धांत रचनावाद क्यों है? क्योंकि यह सिद्धांत मानता है कि बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से दुनिया की समझ का निर्माण स्वयं और सक्रिय रूप से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा नई जानकारी को ग्रहण करते समय अपने पुराने स्कीमा में कोई बदलाव नहीं करता है बल्कि उसे वैसे ही जोड़ लेता है, तो वह क्या कहलाता है? हमने है जो इसकी फुल डिटेल वीडियो है, जो लॉन्ग वीडियो फुल डिटेल वीडियो पियाजे थ्योरी की यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपको इसकी सिमुलेशन कमेंडेशन कुछ भी डाउट है इस संबंध में, तो आप जाकर पहले फुल वीडियो देखिए। उसमें हमने स्कीमा और सिमुलेशन यानी फुल टॉपिक कवर करवाया है। तो बताइए, जब कोई बच्चा नई जानकारी को ग्रहण करते हुए अपने पुराने स्कीमा में कोई बदलाव नहीं करता है, उसे वैसे ही जोड़ लेता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी असाइमुलेशन, ऑप्शन सी अकोमोडेशन या ऑप्शन सी इक्वालिब्रियम। तो राइट आंसर इज आत्म सात्विकरण यानी असाइमुलेशन। यानी इसमें बच्चा नई जानकारी को बिना किसी बड़े बदलाव के अपने मौजूद संज्ञानात्मक ढांचे में फिट कर लेता है। यानी जैसे हमने वीडियो में बताया है कि बच्चा अगर किसी जानवर को देखता है जिसके चार पैर, मान लिया उसने किसी भालू को देखा है, तो उसी के जैसा उसने 4 पैरों वाला कोई और जानवर देख लिया तो उसको भी वो भालू ही बोलेगा, वो अपने ज्ञान में परिवर्तन नहीं करेगा। ये होता है आत्म सात्विकरण। पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा पहली बार तर्क करना शुरू करता है, लेकिन उसका तर्क केवल भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। देखिए हमने वीडियो में इसकी डिटेल वीडियो में है जो ये अच्छे से करवाया है कि, और ये भी बताया था कि आपको इस टॉपिक में एज रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि तर्क वितर्क के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसने पूछा है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें पहली बार तर्क करना शुरू करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गत्यात्मक अवस्था या ठोस क्रियात्मक अवस्था? जल्दी से बताइए कौन सी अवस्था है? राइट आंसर इज ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष की, जहां बच्चा प्रत्यक्ष देखी जाने वाली वस्तुओं पर तार्किक रूप से विचार कर सकता है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे को यह सोचना कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है और वह दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाता है, यह क्या कहलाता है? अब देखिए उसने कहा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक है जो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं और आपका एक क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स आपका कट सकता है। अब इसमें कहा कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता, वह नजरिया नहीं समझता, यानी उसके आसपास चीज़ें हैं लेकिन वो समझना नहीं चाहता। इसका मतलब यानी बोलते हैं ना कि इसका अगर ऐसा कुछ ये मानना नहीं चाहता लेकिन है, तो क्या होता है इसका ईगो हर्ट होता। तो इसमें भी सेम बच्चा भी ऐसे ही होता है। क्या होता है उसका ईगो, यानी वह स्थिति जब बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण को ही सही मानता है
और दूसरे की भावना विचारों को नहीं समझ पाता है। फिर है औपचारिक संक्रियात्मक, 5th क्वेश्चन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कौन सी है ये, 11 से ऊपर की अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था से अलग करती है। यानी देखिए अभी बताया था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसने कहा कि जो 11 से ऊपर की अवस्था की ऐसी विशेषता कौन सी है जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था से अलग करती है। संरक्षण की कमी, इंद्रियों की कमी, या मूर्त परिकल्पनात्मक चिंतन। बताइए क्या है, मूर्त परिकल्पनात्मक चिंतन, यानी इस अवस्था में बच्चा उन चीज़ों के बारे में सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है और वैज्ञानिक नियम बना सकता है। अब 7 से जो नीचे की है जो अवस्था है, तो उसमें क्या करता है बच्चा, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में उसमें सिर्फ है वो तर्क दे सकता है, मतलब वो किसी बात पर बहस कर सकता है, तर्क कर सकता है, लेकिन वो तर्क लॉजिकल होगा ये नहीं, बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है कि इतना छोटा 7 वर्ष तक का बच्चा जो मतलब तार्किक आपसे बहस कर सकता है। थोड़ा बहुत वो सोच सकता है तार्किक, लेकिन वो तर्क उसका कितना सही है ये उसकी एज पर ही डिपेंड करता है। तो 11 वर्ष के ऊपर का बच्चा है वही क्या है, वैज्ञानिक नियम बना सकता है और तार्किक चीज़ों के बारे में यानी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकता है। फिर यदि एक बच्चा समझता है कि एक लंबे और संकरे गिलास का पानी यदि चौड़े कटोरे में डाल दिया जाए तो भी पानी की मात्रा समान रहेगी, तो उसे क्या हासिल कर लिया, बताइए। देखिए ये चीज़ मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और पढ़ना डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा होता है। अब जैसे इसने कहा कि अब जैसे लंबे गिलास में पानी डाला फिर वो कटोरे में डाल दिया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, तो उसने क्या हासिल कर लिया, बताइए। स्कीमा निर्माण, संरक्षण, या अनुकूलन, या वस्तु स्थायित्व, तो इसे कहते हैं संरक्षण। यानी यह समझना कि बाहरी वस्तु या जो मतलब किसी चीज़ का बाहरी रूप बदलने से वस्तु के मूल गुण की मात्रा नहीं बदलती है, यानी उसका जो पानी है या कोई भी तरह वस्तु है, किसी भी बाहरी दिखावे की वस्तु है, यानी कटोरे में डालो या बाल्टी में डालो, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो नहीं बदलती है। फिर है 7th क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के लिए इनमें से क्या सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। यानी इनमें से ऐसे कौन सा आंसर है जो जीन पियाजे की थ्योरीज में मतलब उसका कम है उपयोग किया गया है या महत्वपूर्ण कम माना गया है। ऑप्शन है साम्य धारण, ऑप्शन बी वातावरण के साथ अनुभव, ऑप्शन सी पुनर्बलन और पुरस्कार, ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता। तो इसमें ये पुनर्बलन और रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट भी कहते हैं जिसे पुनर्बलन और पुरस्कार, ये किसकी थ्योरी है, ये जीन पियाजे की थ्योरी नहीं है। तो इसने ये पूछा नहीं कौन सबसे कम है माना गया, तो ये माना गया सबसे कम क्योंकि ये इसकी थ्योरी नहीं है। ये किसकी है, ये स्किनर की। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास बच्चे के किस बदलाव को दर्शाता है, बताइए। उसका व्यवहार पूरी तरह से सामाजिक हो जाता है। अब इसने क्वेश्चन को ऐसे ध्यान से देखेगा, देख इसने पूछा कि वस्तु के स्थायित्व का, अब इसने सामाजिक का कोई जिक्र नहीं किया इसमें, तो इसे फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही कट हो जाता है। फिर पूछता कि अब तर्क कर सकता है, लेकिन इसने तो ये पूछा कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान यानी वस्तु स्थायित्व का विकास बच्चे के किस बदलाव को दर्शाता है। अब वस्तु का पूछा है तो तर्क कैसे चेंज होगा, तो वह अमूर्त समस्याओं को हल कर सकता है, वह समझता है कि चीज़ें छिपे होने पर भी मौजूद है,
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, यानी वह समझता कि चीज़ें छिपे होने पर भी मौजूद हैं। यह अक्षमता बच्चे को यह जानने में मदद करती है कि दृश्य से ओझल वस्तु का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। यानी कुछ चीज़ें हमने एक बार बच्चे को दिखा दी, फिर उसको हमने कहीं छुपा दिया, तो बच्चा क्या करेगा? उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। ये नहीं मानेगा कि वो चीज़ बिल्कुल ही गायब हो गई है, यानी उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। फिर है पियाजे के अनुसार स्कीमा को परिभाषित करने का सही तरीका क्या है? आनुवांशिक गुण, ज्ञान की संगठित पुटिकाएं, दूसरों की नकल करना, या शारीरिक गतिविधियां? बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनमें से कौन सा कथन पियाजे के विकास के चरणों के बारे में सही है? संज्ञानात्मक विकास केवल संस्कृति पर निर्भर करता है, प्रत्येक चरण पिछले चरण की नींव पर आधारित है, या विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें चरण नहीं होते, या चरणों को बदला जा सकता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए अपना। राइट आंसर होगा बी, बच्चा अगले चरण की क्षमताओं को विकसित करने के लिए पिछले चरण के अनुभव और परिपक्वता का उपयोग करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी ज़रूर बताइए।